अगर इंडिया गठबंधन सचमुच बीजेपी को हराना चाहता है तो उसे मायावती को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना ही होगा। ये सब कौन कह रहा है? बसपा प्रमुख मायावती कब दिल्ली में होती हैं और कब लखनऊ, किसी को खबर नहीं होती। लेकिन इस बार जब मायावती दिल्ली पहुंच गई हैं तो इसका बाकायदा ऐलान क्यों किया जा रहा है? कहीं मायावती खुद ही ये संदेश तो नहीं देना चाहती कि उनकी नजर अब दिल्ली की गद्दी पर है? तो अब प्रधानमंत्री बनने का सफर बहुजन समाज पार्टी एनडीए के साथ तय करेगी या इंडिया के साथ? और आखिर में जानेंगे कि चंद्रशेखर को टक्कर देने राजनीति में उतरे आकाश आनंद के दिमाग में क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। एक लंबे समय से गायब चल रही बीएसपी प्रमुख मायावती को अब अचानक ही विपक्ष के वादे खोखले नजर आने लगे हैं। वो कहती हैं कि एक तरफ है सत्ता पक्ष जो फिर से अपनी सरकार बनाने की दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन के सहारे सत्ता में आने के सपने देख रही है। दोनों ही गठबंधन सरकार में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन जो लोग पहले बड़े बड़े वादे कर चुके हैं वो तो सब खोखले साबित हुए, कोई भी वादा पूरा ही नहीं हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं, इसलिए मायावती अब राजनीति में और भी एक्टिव नजर आने लगी हैं। मायावती ने बसपा की पुरानी नीति मंडल व्यवस्था को खत्म कर दिया है और उम्मीद है अब इन बदलावों के बाद बीएसपी से बीजेपी टीम बी के नाम का धब्बा मिट जाएगा। नई नीति के तहत अब सेक्टर्स के हिसाब से क्षेत्र तय किए जाएंगे। पूरी यूपी को 9 सेक्टर्स में बदला जाएगा, जिनमें 18 मंडल होंगे, यानी हर एक सेक्टर में 2 मंडल होंगे, जिनके प्रभारी भी घोषित किए जा चुके हैं, जो सीधे सीधे मायावती को रिपोर्ट करने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल होने को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने पिछली बार हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस से बहुजन समाज पार्टी को लेकर रुख स्पष्ट करने के लिए भी कहा था, जिस पर कांग्रेस ने कहा था कि ऐसा कोई विचार नहीं बन रहा है। फिर मायावती के करीबी माने जाने वाले एक नेता बीएसपी के गठबंधन में शामिल होने के लिए शर्त कैसे रख रहे हैं? जिस पार्टी को शामिल ही नहीं किया जा रहा उसकी क्या शर्त? दरअसल मायावती जब से दिल्ली में हैं तभी से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अमरोहा से सांसद और मायावती के करीबी माने जाने वाले मलूक नागर ने कहा है कि मायावती को इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए बगैर इंडिया गठबंधन बेमानी है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मलूक नागर ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सचमुच बीजेपी को हराना चाहता है तो उसे मायावती को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मोदी को रोकना किसी गठबंधन के बूते का नहीं है। और इसके बाद मलूक नागर ने कुछ आंकड़े भी पेश किए और बताया कि 13% मायावती का वोट और विपक्ष का 37 से 38% वोट चुनावों में तख्तापलट कर सकता है, जो यूपी में बीजेपी के 44% से काफी ज्यादा है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन द्वारा बनाया जाए। साथ ही ये भी कहा कि बीएसपी अगर साथ आती है तो पूरे देश में उसका वोट प्रतिशत इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाएगा और तभी बीजेपी को रोका जा सकता है। इसके अलावा आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने भी बीएसपी को लेकर कह दिया कि हम बसपा से बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया में खबरें चल रही हैं, लेकिन इस पर फैसला बसपा को ही करना होगा। बसपा प्रमुख मायावती पहले दिन से कहती रही हैं कि वो इंडिया गुट में शामिल नहीं होना चाहती, उन्हें जबरदस्ती गठबंधन में शामिल नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के साथ गठजोड़ कर चुकी है, लेकिन बीते 15 सालों में बसपा का बीजेपी के प्रति अतिरिक्त रुझान किसी से छुप नहीं सका है। दलितों की राजनीति करने वाली मायावती बीजेपी के सहयोग से तो 3 बार यूपी की मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं। साल 2007 में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 206 पर जीत हासिल करके सरकार बनाने वाली बसपा का इस समय केवल एक विधायक है। ये पार्टी अपना करीब 60% वोट बेस खो चुकी है। साल 2007 के चुनाव में पार्टी को 30.43% वोट मिले थे, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये घटकर 12.88% रह गया। साल 2012 के बाद यूपी में बसपा के प्रदर्शन का ग्राफ लगातार गिरता गया है। 2022 के यूपी चुनाव में बसपा एक ही सीट पर सिमट गई। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा खाता खोलने में भी नाकाम रही और 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ गठबंधन कर 10 सीटें जीत ली थीं।
अभी 5 राज्यों में हुए चुनावों में भी बसपा 4 राज्यों में तो खाता खोलने की राहत देखती रह गई। इस सब के बाद मायावती को कहीं न कहीं इस बात का एहसास है कि अकेले चुनाव मैदान में उतरने पर बसपा की राह आसान नहीं रहने वाली। बसपा की कोशिश ही यही रही है कि दलित के साथ एक मुस्लिम वोट अगर आ जाए तो पार्टी की स्थिति निसंदेह ही मजबूत हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ और वहां बीजेपी की रणनीति काम कर गई। रणनीति ये थी कि बीएसपी को जितना हो सके दबा के रखा जाए। अब मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि ईडी के पास किसी की फाइलें हैं वगैरह वगैरह। हाँ, तो दबा के रखने से क्या होगा कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव में इनएक्टिव रहेगी और दलित वोट भाजपा को ट्रांसफर हो जाएगा। काफी हद तक दलित वोट भाजपा की तरफ ट्रांसफर हुआ भी। बीएसपी के जरिए बीजेपी को जो इनडायरेक्ट फायदा होता रहा है उस पे प्रदीप सिंह कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी का इतना गिर जाना बीजेपी के लिए अच्छा संकेत रहा, समाजवादी पार्टी के लिए उतना ही खराब भी रहा है। अब अगले चुनाव में 2024 में भी और 2027 में भी जाटव जो कि कोर वोटर है बीएसपी का, उसमें और ज्यादा स्प्लिट होगा और वो भी बीजेपी की तरफ चला जाएगा। प्रदीप सिंह की बातों से आपकी सहमति हो सकता है नहीं हो, मगर प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण अनाज जैसी योजनाओं का भी एक तबके के लिए राशन पानी देकर उनका वोट पाने में बड़ा योगदान रहा है। केवल यूपी की बात करें तो लोकसभा की 80 सीटों वाले इस सूबे में करीब 21% दलित और 20% अल्पसंख्यक हैं। ऐसे में अगर दलित और अल्पसंख्यक एकजुट होकर किसी एक पार्टी के पक्ष में चले जाएं, तो उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मायावती की कोशिश ऐसा ही समीकरण तैयार करने की है। ऐसे में मायावती के लिए कांग्रेस से गठबंधन मुफीद माना जा रहा है, मगर जाहिर है कि ऐसा करने से अखिलेश के लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी और जो सीधा सीधा इंडिया गठबंधन के लिए यूपी में एक बड़ी विफलता हो सकती है। हालांकि बसपा कई मौकों पर सत्ताधारी एनडीए के साथ खड़ी नजर आई है। बसपा और बीजेपी मिलकर यूपी में सरकार भी चला चुके हैं। अब क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है, तो मायावती के सामने चुनौती है कि वे किसके साथ जाएं, किसके साथ नहीं, एनडीए के साथ जाएं या इंडिया के साथ। वैसे तो मायावती एक हफ्ते पहले ही गठबंधन में शामिल होने की संभावनाओं को साफ साफ नकार चुकी हैं और कह चुकी हैं कि बसपा न तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल होगी और न ही विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया में शामिल होंगी। देखो, बहुजन समाज पार्टी की गए सालों में उत्तर प्रदेश में खस्ता हालत होती सबने देखी है। यही वजह है कि अब मायावती दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने की कोशिश करती दिखेंगी, मगर उन्हें ये भी तय करना होगा कि चंद्रशेखर आजाद को, जो दलितों की राजनीति में हर दिन मजबूत होते जा रहे हैं, कैसे काउंटर किया जाए। माना ये भी जा रहा है कि चंद्रशेखर के बढ़ते प्रभाव और उन पर हुए हमले के बाद दलितों में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और उधर मायावती की चिंता भी। मायावती मुख्यतः चंद्रशेखर की दलित युवाओं के बीच बढ़ती इस फैन फॉलोइंग से ज्यादा चिंतित हैं। मायावती को लग रहा है कि चंद्रशेखर दिल्ली में बैठकर देश की दलित राजनीति और दलित विमर्श को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। उनकी दलित फॉलोइंग अब बढ़ने लगी है और वो एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं और अब अगर चंद्रशेखर को नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी। इसका राजनीतिक नुकसान बसपा को उठाना पड़ सकता है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि बहुजनों का एक बड़ा तबका जो इस उम्मीद में था कि मायावती अपने बाद आजाद को पार्टी का जिम्मा सौंप देंगी, उस तबके को बड़ा झटका तब लगा जब मायावती ने अपने सगे भाई के ही बेटे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के पास मौका होगा कि वे बहुजनों के वोटों को प्रभावित करने में सफल रहें। आकाश आनंद को बीएसपी की कमान सौंपने के बाद से ही विरोधी दलों के बयान सामने आने लगे, जिनमें मायावती को नेपोटिज्म जैसे आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। आकाश को जो सबसे पहली अहम जिम्मेदारी दी गई वो थी उत्तर प्रदेश के युवाओं के बीच पहुंच बढ़ाना। उन्हें खास तौर पर दलित समुदाय के युवाओं के बीच जाना था, जो कि साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद से ही बीएसपी से छिटकता जा रहा था। पार्टी ने अपना करीब 60% वोट बेस खो दिया है। लखनऊ में रहने वाले राजनीतिक विश्लेषक असद रिजवी के हवाले से अखबार लिखता है, आकाश की यूपी की राजनीति में एंट्री ऐसे समय में हुई जब दलित वोट बैंक में उथल पुथल जैसी स्थिति थी। 2017 के बाद बसपा का जातीय हिसाब किताब गड़बड़ा चुका था।
और दलित आकांक्षाओं को भुनाने में गहरी दिलचस्पी के साथ चंद्रशेखर आजाद एक संभावित चुनौती के रूप में उभरे थे। आकाश आनंद अक्सर चंद्रशेखर आजाद की आलोचना करते आए हैं। इसी साल जयपुर में 13 दिनों तक चली सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बहुत से लोग नीले झंडों के साथ घूम रहे हैं, लेकिन हाथी के निशान के साथ नीला झंडा ही सिर्फ आपका है, यानी कि बसपा समर्थकों का है। आकाश आनंद पहले से ही यूपी और उत्तराखंड के अलावा भी सभी राज्यों में पार्टी के सभी बड़े बड़े मामलों को संभालते आए हैं। वहीं शाहजहांपुर में बसपा के जिला प्रमुख उदयवीर सिंह ने अखबार से बातचीत में कहा, आकाश आनंद जी को अलग अलग राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में आकाश आनंद छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम में पार्टी का चुनावी अभियान संभाल रहे थे। हालांकि वो हवा का रुख बीएसपी के पक्ष में मोड़ने में असफल रहे। एक समय पर बीएसपी को राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर देखा जाता था। आकाश आनंद ने राजस्थान के कई जिलों में यात्राएं की। बीएसपी ने 184 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत केवल 2 पर ही मिल सकी। बीएसपी का वोट शेयर भी 1.82% ही रहा। वहीं साल 2018 में बीएसपी ने राज्य में 6 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर भी 4.03% ही रहा था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में तो पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी और 2018 की तुलना में उसे वोट भी काफी कम मिले। 2018 के मध्य प्रदेश चुनावों में बीएसपी ने 2 सीटें जीती थी और 5% से अधिक वोट पाए थे, लेकिन इस बार पार्टी इसका आधा वोट शेयर भी नहीं पा सकी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान विभाग में पढ़ाने वाले प्रोफेसर संजय गुप्ता के हवाले से अखबार ने लिखा, मायावती एक ऐसे आंदोलन से उभरी जिसने दलितों को उनके मतदान की ताकत के बारे में जागरूक किया। पिछले एक दशक में जातीय गठबंधन बनाने की बसपा की ताकत फीकी पड़ गई है। अगर मायावती पार्टी के गिरते जनाधार को रोक नहीं पाई तो ये आकाश आनंद के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि वह जमीनी नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद जैसे राजनीतिक उत्तराधिकारियों के सामने समस्या ये है कि उनके मूल वोट बेस का एक बड़ा हिस्सा उन्हें अभिजात वर्ग मानता है, जिससे उनके लिए राजनीति में बड़ी ऊंचाई हासिल करना मुश्किल हो जाता है। संजय गुप्ता ने कहा, अगर आप अधिकांश राजनीतिक शख्सियतों को देखें तो उनके उत्तराधिकारी संघर्ष कर रहे हैं। बसपा और इंडिया गठबंधन को लेकर आप भी कुछ सोचते हैं या नहीं? सोचते हैं तो लिख दीजिए। शुक्रिया।